वेलकम सर। Thank you, Dr. Ashok Upadhyay ji. Thank you, all the participants. Thank you, Dr. Mulani जी और जितने भी और सज्जन डॉक्टर लोग पिछले 3 दिनों से अटेंड कर रहे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करने का मैं आपसे ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं। आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा और अखीरला दिन है, तो हम लेंथेनाइड्स की सरल जो स्टडी है कोशिश हम कर रहे हैं कि करें और आपको इससे लाभ हो। We have done 2 elements, lanthanum, which was the first of the lanthanide series, and the cerium, which was second of the series of lanthanides. Today we are on an onward journey for the third lanthanide, which is called praseodymium. इसके स्पेलिंग कुछ आपको अद्भुत भी और थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, स्पेलिंग्स हैं और बोलने में भी थोड़ा इसका जो है आपको मुश्किल कई दफा हो सकती है। इसको बोलते हैं प्राजियोडाइमियम, स्पेलिंग है PRASEODYMIUM, प्राजियोडाइमियम। So, as we discussed yesterday, that the themes of the lanthanides are fixed. उनमें कोई बदलाव या चेंज नहीं आती, वो थीम्स फिक्स्ड हैं। एक बार फिर मैं वो थीम्स आपके लिए पढ़ देता हूं जो लेंथेनाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या हैं? वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होते। वो तो आपको कह लो कि याद अगर आप कर लेंगे तभी आप अपने पेशेंट को पहचान पाएंगे ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स में और थीम्स में फिट हो रहा है, तो ये लेंथेनाइड है। वो है ऑटोनॉमी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ओन बॉस और सेल्फ कंट्रोल, रिफ्लेक्शन, इनर वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में रहने वाले लोग, वो डीप गहराई में जाते हैं, लाइट और शैडो उनका एक अभिन्न अंग होता है, और वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, और वो थेरापिस्ट होते हैं किसी न किसी मोडेलिटी ऑफ हीलिंग मोडेलिटी के साथ, हेल्थ केयर सेक्टर के साथ, जहां पे दूसरों की हेल्प मदद करना उनका ये रोजगार होता है। वो होम्योपैथ भी हो सकते हैं, वो नेचुरोपैथ भी हो सकते हैं, वो नर्स भी हो सकते हैं, वो वैद्य भी हो सकते हैं, हकीम भी हो सकते हैं। जो दूसरों की केयर कर रहा है वो मेन स्ट्रीम डॉक्टर भी हो सकते हैं। दे आर ह्यूमनिस्ट, वो ह्यूमैनिटी को पहचानते हैं क्योंकि वो किसी को दबाना नहीं चाहते, खुद दबना नहीं चाहते, उनके पास ह्यूमन वैल्यूज होती हैं। और वो सर्च करते हैं, उनका माइंड इनक्विजिटिव, सर्च करने के लिए तत्पर रहता है। वो प्रिकॉशियस होते हैं, अपनी एज से ज्यादा सियानी बातें करते हैं। जैसे कई बच्चे एज छोटी होती है पर अपनी एज से ज्यादा वो इंटेलिजेंट बात कर देते हैं। वो ऑनेस्ट हैं, वो रियल हैं, उनमें कोई किसी तरह का दिखावा नहीं होता। लोनर हैं, अकेले रहते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, सेवियर हैं, दूसरे के काम आते हैं, दूसरे का बचाव करते हैं, सेक्सुअल हैं। उनकी आईज बिग होती हैं, बड़ी होती हैं। आप आम जो नॉर्मल आईज का साइज होता है उससे बड़ी और बल्जिंग आईज आपको देखने में मिलेंगी। उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। वो इम्यूनिटी के साथ उनका बहुत ताल्लुक होता है, उनकी तकलीफों का। जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उनमें लेंथेनाइड्स जो हैं ये सीरीज बहुत काम आती है। ऑटो इम्यून जहां भी आपको नजर आए
आपने बाकी की जो ट्रेड्स हैं, अगर केस टेकिंग में वो आ रही हैं पेशेंट में, सो यू विल प्रेफरेबली गो टू लेंथेनाइड एलिमेंट। और क्योंकि ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ के लिए जो है ना, बहुत इसको अहमियत देते हैं और दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पहले अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल लगाना चाहते हैं। जो छवीं हमारी सीरीज है, वो ऑरम सीरीज है, वो दूसरे को कंट्रोल करता है, वो दूसरे पे पावर एक्सरसाइज करता है, पर ये खुद के ऊपर अपनी पावर और सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। दूसरों को ये बिल्कुल दबा के नहीं रखना चाहते और खुद भी दबना नहीं चाहते, जो कि ओन बॉस इसको क्वालिफाई करता है। और उनको ऑटो इम्यून डिजीजेज जितने भी उसमें कैटेगराइज होती हैं, वो सारी की सारी, अगर किसी पेशेंट को उनमें से कोई भी है या मोर देन वन है, तो आप लेंथेनाइड की तरफ वो इशारा करती हैं। सो ये कहने से अभिप्राय ये था कि जो लेंथेनाइड सीरीज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिक्स्ड हैं, मींस वो ये ही हैं। इनमें आपने अप्लाई जहां अगर होता है आपके पेशेंट में, सारे के सारे नहीं होने चाहिए, इनमें से जो भी आपको मिले वो आपने उठाना है और पेशेंट में अगर देख रहे हो तो फिर लेंथेनाइड्स का आपने सिलेक्शन पर जाना है। स्टेज 3 में हमने देखा देयर वाज सर्चिंग, स्कैनिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, डिस्कवरिंग, कंपेयरिंग, कंफ्यूजन, हेजिटेशन एंड इनडिसीजन। 3 में स्टेज 3 का जो एलिमेंट लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट है, वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच सकता। वो अभी देख रहा है मेरे पास कितनी ऑल्टरनेटिव्स हैं, कितनी ऑप्शंस हैं, उनमें से मैंने कौन सी ऑप्शन उठानी है। ये ऑप्शन जॉब में भी हो सकती है, ये ऑप्शन बिजनेस को शुरू करने में भी हो सकती है, मैं क्या बिजनेस शुरू करूं। ये सिलेक्शन ऑफ योर स्ट्रीम, अगर आप स्टूडेंट हैं उसके लिए भी हो सकती है कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने मेडिसिन करनी है, मैंने अकाउंटेंट बनना है, या मैंने और कोई जो मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करने के लिए मैंने आईटी करनी है, क्या करना है। सो उसमें वो स्कैनिंग करता है क्या सब्जेक्ट्स मैंने लेने हैं, कौन सी लाइन मैंने चूज करनी है। ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है। आपके पास 2-3 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, आप देख रहे हो मैं इनमें से कौन सी ज्वाइन करूं ताकि मैं अपनी जिंदगी में सफल हूं। सो ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, जिसके लिए स्टेज 3 का एलिमेंट जो है वो कंफ्यूज्ड और इनडिसाइसिव रहता है, सर्च करता है, स्कैन करता है, कंपेयर करता रहता है, डिस्कवर करता है। सो ये हमने 3 स्टेज का देखा। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज थी वो थोड़ी प्रमोट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपने जो स्कैनिंग और इन्वेस्टिगेट किया, आप किसी निर्णय पे, किसी डिसीजन पे पहुंचे और उस डिसीजन को अब आपने बतला दिया है घर वालों को भी, फ्रेंड्स को भी, नेबर्स को भी, कम्युनिटी को भी, कि मैंने अब ये कार्य चूज कर लिया है, मैंने फलां यूनिवर्सिटी में जाना है, फलां फलां सब्जेक्ट लेने हैं। या अगर वो बिजनेसमैन है तो उसने क्या बिजनेस स्टार्ट करना है वो लोगों को बताता है। और स्टेज 4 इसलिए वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन में आ जाता है, ही हैज गिवन नाउ हिज चॉइस, कि यहां मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने ये काम करना है। वो स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए उस बिजनेस को वो तैयारी करता है, वो सर्टिफाई करता है, वो ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर देता है, कमिटेड हो जाता है। जो कहीं भी हो सकती है चीज, चाहे शादी है या आपका पढ़ाई का है या जॉब का है, किसी भी क्षेत्र में ये अप्लाई हो सकते हैं। एंड ए स्टेज वेयर द कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन हैज बीन ओवरकम। जो पहले 3 स्टेज की थी कंफ्यूजन और हेजिटेशन, वहां तो 100% थी। फोर्थ स्टेज में आके वो लार्जली ओवरकम हो गई है, पर थोड़ी बहुत एन अयोटा ऑफ इट स्टिल रिमेन्स, थोड़ी बहुत रहती है और मेजोरिटी उसने वो कवर अप कर ली होती है। और स्टेज 5
4 के बाद वो फर्दर प्रमोट होती है किस हिसाब से कि उसने जो स्टेज 4 में ऑफिशियल डेक्लेरेशन कर दिया है, अपना टास्क उसने चूज किया है, अब उस चोजन टास्क को उसने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर प्लॉट करना है, उसको उसको उसने अमली जामा पहनाना है। उस अमली जामा पहनाने के लिए उसको फिर तैयारी करनी पड़ती है। और स्टेज 5 के इसलिए जो अपने थीम्स हैं वो हमारे पास हैं: प्रिपेयर, प्रोपोज, प्रोविजरी, डाउट उसको होता है मैं कैसे करूंगा, डाउट हाउ, इसमें भी कई चीजें फिर उसको देखनी पड़ेंगी। अगर वो बिजनेस ओनर है उसने पहले जाके देखना है मैं कौन सी शॉप कौन सी लोकेशन पे लूं, क्या मैं उसको लीज पे लूं, किराए पे लूं, या मैं उसको आउटराइट परचेज करूं। मैंने उसका साइज भी देखना है, मेरे विजन के हिसाब से कितना फ्लोर एरिया मेरे को चाहिए। मैं कहाँ से अपने जो बिजनेस साइंस हैं वो बनवाऊं, कैसे बिजनेस साइन बनाऊं, या उनको मैं एलईडी वाले बनवाऊं या मैं उनको सिंपल रखूं। बहुत जितनी भी डिटेल्स किसी भी चीज के साथ है, मैंने सिर्फ बिजनेस का ही दिया है ना आपको एग्जांपल। सो वो सारी की सारी की प्रिपरेशन जो है वो स्टेज 5 में आती है। और जहां भी उसको कहीं लगता है कि ये मैंने चूज तो कर लिया काम पर इसमें अड़चने आ रही हैं, वो उसमें डिस्करेज भी हो जाते हैं। और डिस्करेजमेंट के साथ उनको फिर थोड़ा अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट भी होना शुरू हो जाता है कि हाउ कैन आई डू इट। और इसका नेक्स्ट है वो ऑल्टरनेट करते हैं, एक स्टेप आगे जाएंगे, 2 स्टेप पीछे आ जाएंगे, आगे जाएंगे पीछे आ जाएंगे। वो फिर पोस्टपोन और अवॉइडिंग में भी चले जाते हैं। और इस तरह चलते हुए वो कई दफा कुछ कर ही नहीं पाते, वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सॉरी, टेलीफोन आ गया। और इस सब के चलते हुए जो प्रोजाइडेनियम एलिमेंट का जो मरीज होगा वो बहुत कॉशियस होके चलेगा। दे विल फील एन इनिशियल हेसिटेशन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, द जॉब which is their own selection, the job which is their own preferred plan, उस प्रेफर्ड प्लान को ग्राउंड रियलिटी पे प्लॉट करते हुए उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो डाउटफुल होते होते कॉशियस भी होके चलेगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और मेरी चोजन प्लान या मेरे द्वारा जो टास्क जो काम मैंने सिलेक्ट किया है उसमें कोई अड़चन ना आ जाए, कॉशियस होके चलेगा। और ही विल कीप ऑन लुकिंग कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे अगर बिजनेस की बात करें तो उसको ये होगा कि अगर समय पे मेरे बिजनेस के साइंस ना बन के, अगर वो रेस्टोरेंट खोल रहा है तो समय पे अगर मेरी चेयर्स और फर्नीचर का जो अरेंजमेंट है वो ना हुआ, और अगर मेरे किचन की जितनी भी सप्लाई है वो सप्लायर ने समय पे ना दी, सो सब चीजों को वो चाहता है कि मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एवरीथिंग शुड बी इन वन ऑर्डर, प्लेस में हो। पर उसकी जो उसकी एंजाइटी है वो उसको कॉशियस बना देती है। और अगर उस सारी लड़ी में कोई कहीं पे 1 या 2 काम लेट हो रहे हैं तो फिर उसको वो डिस्करेजमेंट और डाउट ऐसा होता है कि कई दफा वो अपने प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ने की ठान लेता है, सोच लेता है। सो दिस गिव्स द प्रेसिडमियम एलिमेंट ए क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉशियस। कॉशियस होता है जो सतर्क रहता है, सावधान हो जाता है और अलर्ट हो जाता है। केयरफुल, सचेत, सावधान होना। प्रूडेंट, जो विवेक और चतुराई से भी काम लेगा। वेरी, WARY, वो भी सावधान का ही एक वर्ड है। सो इस सब के चलते हुए अब हम देखते हैं कि स्टेज 5 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम और सरल करके आपको बतलाते हैं। प्रिपेयर है, प्रिपेयर जॉब टास्क प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी करना। प्रोपोज, प्रस्ताव रखना।
जैसे बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना और वाइस वर्सा, प्रोविजरी कंडीशनल प्रपोजिंग, डाउट हाउ चुने हुए टास्क को कैसे प्रारंभ करें, इस द्वंद्व में, इस कंफ्यूजन में रहना, ऑल्टरनेटिंग कभी हाँ कभी ना, कभी आगे कभी पीछे, और बैक एंड फोर्थ जिसको हम कहते हैं, 2 कदम आगे बढ़ाए 4 पीछे कर दिए, फिर 2 कदम आगे बढ़ाए 4 पीछे कर दिए। सो जो अनरिलायबल एक स्टेट आ जाती है, और जो ऐसा इंसान होता है आगे पीछे वो कहीं पहुंच ही नहीं सकता, वहीं का वहीं फिर खड़ा रह जाता है। वो टेम्परेरी हालात को भी बहुत बड़ा समझ के उसको ड्रॉप कर देते हैं, वो कंडीशंस फिर लगाना शुरू कर देते हैं, अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, एंड दे पोस्टपोन एंड अवॉइड सर्टन सिचुएशंस, क्योंकि उनको वो बहुत ह्यूज और डिफिकल्ट टास्क लगने लगता है जब वो अपने चोजन टास्क को सिरे नहीं चढ़ा पाते। सो ये स्टेज 5 के करेक्टरिस्टिक्स थे जो आप अपने पेशेंट में, उसकी केस हिस्ट्री में, उसके सारे जीवन की जब हिस्ट्री आपको मिल रही है, वहां कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिले तो ये एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं। अब प्रेजाइडाइमियम एलिमेंट जो है, इसका जब हम ग्रुप एनालिसिस देखते हैं, सो ग्रुप एनालिसिस इसका कैसे है, क्योंकि इसमें हेजिटेटिंग जो है एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सो वो हेजिटेट करते हैं अपनी ही फ्रीडम को, अपनी ही ऑटोनॉमी को अप्लाई करने के लिए उनको हेजिटेशन हो जाती है। उनको पूरी आजादी है, पूरे उनको खुल है, पर वो अपनी ही इस आजादी को अप्लाई करने के लिए, उसको लेके आगे बढ़ने के लिए हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं, हिचकिचाना शुरू कर देते हैं जब भी प्रॉब्लम उनको फेस होती है। एंड दिस दे सीक हाउ दे कैन बी फ्री, ये भी साथ में सोचते हैं कि हम फ्रीडम को इस्तेमाल मैंने करना है, हेजिटेट भी कर रहा हूं, पर मैं अपनी इस आजादी को कैसे आगे लेके बढ़ सकता हूं। दे देन ट्राई टू अवॉइड देयर इंडिपेंडेंस बिकॉज दे हैव chosen the job themselves. They have been totally free in deciding, in choosing a particular job. अब उनको ये भी होता है कि मैं, दूसरे मेरे को तो यही कहेंगे ना, तुमने कि हमारी सलाह ली थी। सो उसको हर प्रकार से, हर दिशा से ऐसी चीजों का भी उसको कॉशियस रहना पड़ता है कि मेरे तरफ कोई मेरे चोजन टास्क को, क्योंकि मेरे अपना ही ये फैसला था, उसके ऊपर कोई किंतु परंतु ना करे। और तभी वो दूसरों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, पोस्टपोन अपने जो चोजन टास्क है उसको आगे आगे डालते जाएंगे, क्योंकि उनको अभी कॉशियस में चल रहे हैं और एक डाउट के अंदर चल रहे हैं। सो दे अवॉइड द command of their own inner world. They start alternating between to start or not to start. They advance 2 steps forward and that get back 2 steps backwards. Thus, they reach nowhere. And a stage comes when they become timid and cautious, as they anticipate that any problem can come in their way from any direction, and for that they will not be prepared to confront or take on to that problem. सो उनका जो प्रेफर्ड टास्क है, प्रेफर्ड प्रोजेक्ट है, प्रेफर्ड उनका जो काम है, जो उन्होंने अपनी पूरी खुद की चॉइस से उसको सिलेक्ट किया था, उसमें ये अड़चने जब आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो डिस्करेज भी हो जाते हैं और आगे तौड़ पीछे चौड़ वाला काम शुरू हो जाता है। दे हेजिटेट टू हैंडल their autonomy or freedom. They keep on hesitating to go ahead with their freedom to function. They have made their choice internally. अंदर से उसने खुद ही वो चॉइस की होती है, यहां तक तो वो पहुंच गए हैं, चॉइस कर ली है, परंतु अपनी चॉइस को रियलिटी का जामा पहनाने में उनको हिचकिचाहट होती है।
because they anticipate that any danger or any problem can come their way, which will destroy their freedom and their autonomy. They feel vulnerable from outside attack to their freedom and the choices they have made. Many times they stand up for the choices made by them. कई दफा वो खड़ते भी हैं अपने जो उन्होंने चूज किया, जो वो करना चाहते हैं उसके ऊपर स्टैंड भी लेंगे. But in the face of the dangers which they anticipate, they give up easily also. They have the basic desire to be in control of themselves. क्योंकि सेल्फ कंट्रोल तो उनके पास है, यही तो लेंथेनाइट्स का मेन इशू है. They have the basic desire to exercise their self-control, but they feel that the task of self-control is too big and huge, जिसको वो सरमाउंट नहीं कर पाएंगे. वो टास्क इतना बड़ा उनको लगने लग जाता है. They feel that mastering self-control is beyond their capacity now. अगर वो एक एस्पेक्ट पर सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे तो उनको लगता है कि दूसरा कोई पहलू रह गया है जिस पर उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है. जैसे हम आम देखते हैं ना, अपने जो वर्षन होता है पेशेंट का, वो कई पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करूं, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी आ घेरती है, एक से पीछा छुड़ता है तो दूसरी आ खड़ी होती है. सो उनका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि वो प्रॉब्लम्स को झेलते ही रहते हैं. They feel that they resolve one problem and then next comes in on the surface. This makes them alternate between trying to master self-control and giving up. So वो इस द्वंद्व में ही फंसे रहते हैं, इसको मैं आगे परस्यू करूं या मैं इसको छोड़ दूं, परस्यू करूं या छोड़ दूं. To sum up this element, इसकी जो फीलिंग को हम अगर सम अप करें, वो क्या है? That it's a huge task to accomplish their own chosen plan. एक उनके मन में यह आ जाता है. दूसरा, they fear the autonomy and the freedom. जो उनके पास है, सेल्फ कंट्रोल है, पर उससे ही वो डरना शुरू कर देते हैं. They are always so cautious and careful that they anticipate problems coming from any direction. उनको लगता है किसी न किसी साइड से कोई ना कोई समस्या मेरे लिए आ खड़ी होगी, चाहे वो ना भी आए, क्योंकि उनको जो उनका सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करने का जो एक तौर तरीका है, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, डाउट में चले जाते हैं. दे स्टार्ट डाउटिंग देयर ओन ऑटोनॉमी. दे स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग बिटवीन डूइंग और नॉट डूइंग एंड अल्टीमेटली दे डिसाइड टू गिव अप. They go back and forth, not able to accomplish in their chosen task. They start postponing and avoiding their chosen task. Their self-control and autonomy to do their preferred task seems to have been taken over by doubt how. ये डाउट कि कैसे करूं, इसमें ही वो गिरे रहते हैं. Meaning, how will I do my chosen task? They feel that self-control has been exercised in one aspect while tackling a difficult and another comes in the way. Thereby, they question their autonomy and self-control. So, देखा जाए तो उन्होंने जो टास्क चूज किया उसको अब स्टार्ट करने में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं. स्टार्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, इसमें उनका इतना कंफ्यूजन और डाउट आ जाता है कि वो वहीं के वहीं रह जाते हैं खड़े. अब मैं आपको चाहूंगा कि एक केस आपको बतलाऊं.